वेलकम टू असेसमेंट फॉर लर्निंग क्लास। आज हम यूनिट 4 के फर्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं। वो टॉपिक है सीसीई। तो हमारा आज का टॉपिक है सीसीई। सबसे पहले तो हम इसके फुल फॉर्म की बात करते हैं। सीसीई की फुल फॉर्म है कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी लास्ट टाइम जो एग्जाम हुए हैं उसमें इस टॉपिक पर एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया था और एक 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हमें इसकी फुल फॉर्म पता होगी तो जिस तरह से हम ये कह सकते हैं कि 2 मार्क्स में अगर आप इसकी फुल फॉर्म भी सही लिखते हैं तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। सीसीई कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। ठीक है, ये तो हो गई इसकी फुल फॉर्म की बात। अब हम आते हैं इसके कॉन्सेप्ट पे कि सीसीई है क्या। तो देखिए, शिक्षा प्रक्रिया एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और इस शिक्षा प्रक्रिया का ही एक प्रमुख अंग है मूल्यांकन। मूल्यांकन भी एक प्रोसेस है, शिक्षा भी एक प्रोसेस है, ये सब हम जानते हैं। तो जिस तरह से शिक्षा प्रक्रिया, एजुकेशन की जो प्रोसेस है वो निरंतर चलती रहती है, तो उसी के अंतर्गत मूल्यांकन की प्रक्रिया भी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अब जो मूल्यांकन की प्रोसेस है इसके अंतर्गत केवल बालक के ज्ञान को ही नहीं जांचा जाता, बल्कि उसके कौशल, उसकी समझ, प्रोत्साहन, रुचियां, अभिवृत्ति यानी उसकी जो दृष्टिकोण है, उसका जो सोच है, उसकी बात की जाती है। उन सबको जांचा जाता है, उन सभी का आकलन किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए ये जो मूल्यांकन है, क्या ये एक छोटी सी प्रक्रिया हुई? नहीं, ये मूल्यांकन भी क्या हुआ? वाइड हुआ। ठीक है, तो शिक्षा प्रक्रिया के अंतर्गत जिस तरह से जो शिक्षा की प्रक्रिया है या प्रोसेस है वो निरंतर चलती रहती है, तो उसी तरह से मूल्यांकन की प्रक्रिया भी निरंतर चलती रहती है। दूसरी बात मैंने आपको बताई कि मूल्यांकन प्रक्रिया में केवल बच्चे के ज्ञान को ही नहीं जांचा जाता, बल्कि उसके कौशल, समझ, प्रोत्साहन, रुचियां, उसकी सोच, इन सभी का भी आकलन किया जाता है। तो इस आधार पर मूल्यांकन क्या हुआ? निरंतर भी हुआ और इसके साथ साथ व्यापक भी हुआ। तो यही तो है चीज यहाँ पे। देखिए, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, यही तो नाम बताया और यही हमने अर्थ निकाला अभी। तो आप देखिए, ये जो सीसीई है या जो मूल्यांकन है वो कैसा मूल्यांकन होता है? निरंतर चलने वाला मूल्यांकन और व्यापक मूल्यांकन, ये इसकी विशेषता हो गई। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि इसमें शैक्षिक प्लस सह शैक्षिक, इन दोनों गतिविधियों का मूल्यांकन किया जाएगा। ठीक है, शैक्षिक गतिविधियां भी आएंगी और सह शैक्षिक गतिविधियां भी आएंगी मूल्यांकन के अंतर्गत। और अगर वो मूल्यांकन सतत एवं व्यापक मूल्यांकन होगा तब भी इसमें ये इसकी विशेषता रहेगी कि पूरा साल, देखिए आप इसको अगर सिंपल शब्दों में पढ़ना चाहें, जानना चाहें तो देखिए, एक तो निरंतरता होनी चाहिए और फिर एरिया वाइड होना चाहिए। अभी जैसे मैंने एक लाइन बोली कि मूल्यांकन का काम केवल बच्चे के ज्ञान को ही जांचना नहीं है, बल्कि ज्ञान के और भी जो क्षेत्र हैं, जैसे कि उसकी समझ को समझना, जैसे उसकी रुचियों को जानना, उसकी सोच को, उसके दृष्टिकोण को जानना। तो इसका मतलब क्या है? मूल्यांकन, मूल्यांकन व्यापकता लिए हुए है, सभी पक्षों की बात करता है, विद्यार्थी के विकास से संबंधित सभी पक्षों के मूल्यांकन की बात करता है। तो इसका मतलब मूल्यांकन का क्षेत्र क्या हुआ? व्यापक हो गया ना। तो यही तो अपने को चाहिए। तो यहाँ पे क्या है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत शैक्षिक मूल्यांकन भी आएगा और सह शैक्षिक गतिविधियों का मूल्यांकन भी होगा। दोनों का साथ साथ में लेकर के चलेंगे। ठीक है, ये आपको पता चल गया होगा, क्लियर हो गया होगा कि सीसीई के अंतर्गत हमने दोनों की बात करनी है, शैक्षिक मूल्यांकन की भी और सह शैक्षिक मूल्यांकन की भी। अब एक डेफिनेशन आप उसको कह सकते हो जो दी है 2009 में। ये जो यहाँ पे ये वर्ड है, ये पद है, सतत एवं व्यापक। ठीक है, सतत एवं व्यापक को क्या समझाया गया है, क्या कहा गया है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ
एजुकेशन के द्वारा 2009 में, वो अभी मैं बोल करके आपको पढ़ करके बताती हूँ, क्योंकि उसमें मैं कुछ भी चेंज नहीं कर सकती, एक भी वर्ड में आगे पीछे नहीं कर सकती हूँ। उन्होंने जो लाइंस कही हैं मैं वही आपको बताने जा रही हूँ। आप इसको नोट डाउन कर लो, ये आपकी परीक्षा में आपके काम आएगा। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पद को सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन द्वारा जारी किए गए मैनुअल जारी किया गया है 2009 में सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के द्वारा, और उसमें इस तरह से परिभाषित किया गया है, सतत एवं समग्र मूल्यांकन से अभिप्राय विद्यालय आधारित एक ऐसी मूल्यांकन व्यवस्था से है जिसमें विद्यार्थियों के विकास संबंधी सभी पक्षों के मूल्यांकन का ध्यान रखा जाता है। यह आकलन की विकासात्मक प्रक्रिया है जिसमें दो बातों का विशेष ध्यान रखा जाता है। एक तो मूल्यांकन की सततता यानी निरंतरता, तथा दूसरे विस्तृत या सर्वांग अधिगम और व्यवहारगत परिणामों का आकलन। ठीक है, एक बार फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, आपके लिए ये परीक्षा में फायदेमंद रहेगा, काम आएगी ये परिभाषा जो दी गई है। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के द्वारा 2009 की में मैनुअल जारी किया गया, और उसमें इस सतत एवं जो व्यापक मूल्यांकन की परिभाषा है वो दी गई। कहा गया, सतत एवं समग्र मूल्यांकन से अभिप्राय विद्यालय आधारित एक ऐसी मूल्यांकन व्यवस्था से है जिसमें विद्यार्थियों के विकास संबंधी सभी पक्षों के मूल्यांकन का ध्यान रखा जाता है। आगे है, यह आकलन की विकासात्मक प्रक्रिया है जिसमें दो बातों का विशेष ध्यान रखा जाता है। एक तो मूल्यांकन की सततता और दूसरे विस्तृत या सर्वांग अधिगम और व्यवहारगत परिणामों का आकलन। ठीक है, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके भी इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब ये तो बात हो गई है यहाँ पे जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने इस शब्द की जो व्याख्या की है, जो इस शब्द को परिभाषित किया है उसकी। अब देखिए, ये जो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है ना, ये 3 सिद्धांतों पर काम करता है। 3 सिद्धांतों पर ये सारी प्रक्रिया काम करती है, जिसके अंतर्गत क्या किया जाता है, निरंतरता के साथ और व्यापकता के साथ मूल्यांकन किया जाता है। तो इसके 3 सिद्धांतों की पालना करना बहुत ही आवश्यक है सीसीई के अंतर्गत। वो 3 सिद्धांत कौन कौन से हैं उसे जान लेते हैं। अब इसका पहला सिद्धांत है, जो व्यक्ति शिक्षण कार्य करता है मूल्यांकन भी उसी के द्वारा किया जाए। किसी बाह्य व्यक्ति द्वारा नहीं। वैसे तो मैंने लिखा है तभी आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि जो व्यक्ति शिक्षण कार्य कर रहा है, व्यक्ति का मतलब जो अध्यापक, ठीक है, जो शिक्षक या जो अध्यापक शिक्षण कार्य कर रहा है, मूल्यांकन भी उसी के द्वारा किया जाए, किसी बाह्य व्यक्ति के द्वारा नहीं, यानी किसी बाह्य शिक्षक या अध्यापक के द्वारा नहीं, ऐसा कहा जा रहा है इसमें। तो आप इस चीज को समझने की कोशिश करिए कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जो पढ़ाता है ना शिक्षक जिस सब्जेक्ट को, मूल्यांकन भी उसी ने ही करना है। किसी दूसरे व्यक्ति ने आकर के टेस्ट या फिर ये कह सकते हैं एग्जाम नहीं लेना है,
बल्कि मूल्यांकन प्रक्रिया के अंतर्गत जो भी सारा कार्य है वो उसी व्यक्ति ने करना है जिस व्यक्ति ने क्लास में वो टॉपिक्स कह सकते हो या फिर वो सिलेबस या वो सब्जेक्ट पढ़ाया है। ठीक है, तो पहला सिद्धांत ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसके अंतर्गत कि जो व्यक्ति टीच करेगा वही इवोल्यूशन भी करेगा। जो शिक्षण कराएगा, जो अध्यापक पढ़ाएगा क्लास में उस टॉपिक को या उस सब्जेक्ट को, वही मूल्यांकन का काम करेगा। ठीक है, ये पहला सिद्धांत है। अब इसका दूसरा सिद्धांत जानिए। मूल्यांकन सत्र के अंत में न होकर संपूर्ण सत्र के समय किया जाना चाहिए। मूल्यांकन सत्र के अंत में न होकर यहां पे, ठीक है, ध्यान से नोट कर लेना, सत्र में न होकर लिखा हुआ है। क्या करना है दूसरे सिद्धांत के अंतर्गत? सिद्धांत क्या होता है? ध्यान रखने योग्य बातें होती हैं। ठीक है, सिद्धांतों की पालना करना। जैसे हमारे जीवन के कुछ सिद्धांत होते हैं ना कि ये मेरी लाइफ का सिद्धांत है, इसका मतलब क्या कि मैं सारी जीवन उन बातों का ध्यान रखूंगा कि मुझे ये करना है और मैंने ये नहीं करना, बस वही सिद्धांत होते हैं। तो 3 चीजों का ये ध्यान रखते हैं इस सीसीई के अंतर्गत। पहली चीज तो सीसीई ये कहती है कि जो अध्यापक पढ़ाएगा मूल्यांकन भी वही करेगा। दूसरी चीज, जो दूसरी बात या दूसरा सिद्धांत क्या है कि मूल्यांकन सत्र के अंत में ना होकर, यानी ऐसा नहीं है कि आप सारा साल पढ़ाएंगे, पूरा वर्ष से पढ़ाएंगे और लास्ट में जाकर के एक परीक्षा ले लेंगे और आप कहेंगे कि ठीक है, आप उसकी असेसमेंट कर लेंगे, या तो उसको पास करके अगली कक्षा में भेज देंगे, या फिर अगर उसने अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी है तब आप क्या करेंगे, उसको फेल करके उसी कक्षा में रखेंगे। तो ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, संपूर्ण सत्र के समय ऐसा करना है। सारा साल असेसमेंट चलती रहनी चाहिए, क्योंकि क्या करना है, शैक्षिक गतिविधियों का भी करना है, सह शैक्षिक गतिविधियों का भी मूल्यांकन करना है। तो इसका मतलब इसमें क्या होनी चाहिए, सततता, यानी निरंतरता। ठीक है, बात को समझने की कोशिश करो, यही वर्ड्स हैं सतत एवं व्यापक जो यहाँ पे आ रहे हैं। ये जो पहली बात आई है, जो पहला पॉइंट आया है, वो थोड़ा सा समझ के चलना है, बाकी 2 इससे संबंधित ही हैं। तो मैं यहाँ पे इस सततता की बात कर रही हूँ, इस निरंतरता की बात कर रही हूँ, इस कॉन्टिन्यूटी की बात कर रही हूँ कि यहाँ पे मूल्यांकन में क्या लानी है, कॉन्टिन्यूटी लेके आनी है, निरंतरता लेके आनी है। ठीक है, निरंतरता कैसे आएगी, जब मूल्यांकन सारा साल होता है। केवल मात्र हम ऐसा नहीं करें कि पूरा साल पढ़ाने के बाद लास्ट में एग्जाम ले लें, नहीं, हमें क्या करना है, पूरे सत्र पर्यंत पूरा साल बच्चे का मूल्यांकन करते रहना है। ठीक है, ये चीज मुझे लगता है आपको समझ में आ गई होगी। अब जो तीसरी बात है, जो तीसरा सिद्धांत है, उस पर बात करते हैं। मूल्यांकन द्वारा छात्रों के व्यक्तित्व के बहुआयामी पक्षों की जानकारी प्राप्त हो। मूल्यांकन द्वारा क्या होना चाहिए, छात्रों के व्यक्तित्व के बहुआयामी पक्ष की जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। ठीक है, अब मैं किस शब्द पे हूं, समझ गए होंगे आप। पहले मैंने सेकंड पॉइंट में बात की थी
निरंतरता या सततता या कॉन्टिन्यूटी की। अब मैं यहाँ हूँ व्यापकता पे, देख लीजिए। मूल्यांकन द्वारा छात्रों के व्यक्तित्व के बहुआयामी पक्षों की जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। ये तीसरी बात है जिसका हमने ध्यान रखना है। तो इसका मतलब क्या होगा, क्या होना चाहिए, मूल्यांकन व्यापक होना चाहिए, ठीक है। और बहुआयामी पक्ष मतलब सभी पक्ष, मतलब केवल ज्ञान ही नहीं, उसकी समझ यानी कि अवबोध जिसे हम कहते हैं, समझ ही अवबोध होता है, उसके कौशल, उसकी रुचियां, उसकी सोच, उसका दृष्टिकोण, ये सब पता करना है हमें मूल्यांकन के द्वारा। तो सोचिए, क्या केवल शैक्षिक गतिविधियों के आकलन से ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें सह शैक्षिक गतिविधियों में भी जाना होगा, इनका भी मूल्यांकन करना होगा। देखिए, जो सह शैक्षिक गतिविधियां हैं उनको विद्यालय का जो रूटीन है, स्कूल का जो रूटीन है, जो टाइम टेबल है, उसमें क्यों प्लेस दिया जाता है, उसमें क्यों उनको डाला जाता है, उसमें क्यों उनको रखा जाता है? इसका मतलब कुछ तो वो करती होंगी, कुछ तो काम आती हैं, इसीलिए ऐसा किया जाता है कि सह शैक्षिक गतिविधियों की भी वहां पे बात की जाती है, या जो दिनचर्या है, जो शेड्यूल है, जो भी टाइम टेबल है स्कूल का, उसमें इसे भी रखा जाता है। तो रीजन है ना कि हम बच्चे को गेम्स पीरियड उसका लगाते हैं, बाल सभा करवाते हैं, जितनी भी अदर को-करिकुलर एक्टिविटीज होती है उनकी बात क्यों की जाती है? क्योंकि ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इनकी बात की जाती है। तो यहाँ पे जो ये तीसरा सिद्धांत कहना चाह रहा है वो क्या कह रहा है कि मूल्यांकन के द्वारा हमने छात्र के व्यक्तित्व के बहुआयामी पक्ष की बात करनी है। और ये बहुआयामी पक्ष मतलब क्या कि हमने केवल और केवल उसके ज्ञान को ही नहीं जांचना यहाँ पे, बल्कि हमने बात करनी है कि हमने उसके कौशल को चेक करना है, हमने उसकी रुचियों को जानना है, हमने उसकी सोच, उसके दृष्टिकोण तक पहुंचना है, हमने उसमें क्या क्या स्किल्स हैं जो छुपी हुई है उनको भी निकालना है। तो ये सारा काम करना है, और ये ऐसा करना क्या कहलाएगा? व्यापकता के अंतर्गत आएगा। तो इस तरह से ये तीन सिद्धांत हैं जो जरूरी है इस मूल्यांकन के लिए, कि पहली बात कि टीचर जो पढ़ाता है, जो शिक्षक क्लास में पढ़ाता है, मूल्यांकन भी वही शिक्षक करेगा। दूसरा कि हमने मूल्यांकन सत्र के अंत में नहीं करना है, बल्कि पूरा साल मूल्यांकन की ये प्रक्रिया निरंतरता लिए होगी, पूरा साल चलती रहेगी। इसके साथ ही मूल्यांकन के द्वारा छात्रों के व्यक्तित्व के जो बहुआयामी पक्ष हैं उनका भी हमें पता होना चाहिए, या मूल्यांकन ऐसा होना चाहिए जिससे इसकी भी जानकारी प्राप्त हो सके, ठीक है। तो ये तीन सिद्धांत है, आपने ध्यान रखने हैं। तो ये सिद्धांत हमने पढ़ लिए हैं, और अब हम बात करते हैं इसकी विशेषताओं की। तो इसकी विशेषताओं के अंतर्गत जो सबसे पहली विशेषता है वो है अधिगम प्रक्रिया। अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग। अब देखिए, अधिगम प्रक्रिया मतलब, अधिगम का मतलब सीखना, बालक का लर्निंग के अंतर्गत ये चीजें मूल्यांकन भी आता है। अब लर्निंग हुई है या नहीं हुई है इसके बारे में कैसे पता चलेगा? अधिगम का जो भी पता चलता है, सीखा है बच्चे ने या नहीं सीखा है, या कितना सीखा है, इसका कैसे पता चलता है? मूल्यांकन के द्वारा ही चलता है। और अगर वो मूल्यांकन सतत और व्यापक मूल्यांकन हो तो सोचो कितने अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। निरंतरता के साथ मूल्यांकन हो रहा है, साथ साथ में शिक्षण कार्य कराया जा रहा है, साथ साथ में मूल्यांकन हो रहा है, तो पता चल रहा है कि बालक का जो ज्ञान है वो किस स्तर तक पहुंचा है, या बालक ने अधिगम किस स्तर तक किया है। तो इससे काम और भी आसान हो जाएगा ना, बच्चे को सिखाना और भी आसान हो जाएगा।
ठीक है, जहां पे बच्चे को प्रॉब्लम आएगी उसको दोबारा से बता दिया जाएगा। तो और व्यापकता के साथ साथ मतलब उसके संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास की बात की जा रही है, क्योंकि शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है, बालक का सर्वांगीण विकास करना। तो बालक का सर्वांगीण विकास करना जो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है, उसकी पूर्ति में ये मूल्यांकन भी अपनी हेल्प करेगा। तो इस तरह से अधिगम प्रक्रिया का क्या है, अभिन्न अंग है। इसके बाद इसकी सेकंड जो विशेषता है वो है अधिगमकर्ता के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास। अभी मैंने आपको बताया कि ये क्या करता है, जो शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है बालक का सर्वांगीण विकास करना, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो ये मूल्यांकन एक बहुत ही अच्छा मूल्यांकन है, क्योंकि ये एक व्यापक मूल्यांकन है। तो इसका मतलब ये क्या करता है, अधिगमकर्ता यानी कि जो बालक है उनके संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास में सहायता पहुंचाता है। उसके बाद जो तीसरा बिंदु है, तीसरी विशेषता है वो ये है कि ये परंपरागत मूल्यांकन प्रणाली से अधिक प्रभावशाली। परंपरागत मूल्यांकन प्रणाली से ये अधिक प्रभावशाली है। देखिए, परंपरागत मूल्यांकन प्रणाली में निरंतरता नहीं है, व्यापकता नहीं है। आप देखिए, सत्र के अंत में जा करके जब ये देखा जाता है या मूल्यांकन किया जाता है, तब रिजल्ट्स जो सामने आते हैं उसका आप क्या कर लेंगे, या तो आप बच्चे के बारे में ये डिसाइड करेंगे, ये निर्णय लेंगे या ये असेसमेंट करेंगे कि ये बच्चे को कुछ भी नहीं आता है और आप उसको क्या करेंगे, उसी क्लास में रख लेंगे, या फिर सत्र के अंत में जाकर के आपको ये पता चलता है कि ठीक है बच्चा इंटेलिजेंट है, उसने सारा साल अच्छे से पढ़ाई की है, मूल्यांकन की प्रक्रिया या एग्जाम के जो मार्क्स आए हैं उसके द्वारा आपको ये पता चला और आपने उसको प्रमोट कर दिया अगली कक्षा में। तो जो निर्णय रहेगा वो बहुत ही ज्यादा, हम ये कह सकते हैं, रिस्की सा रहेगा कि लास्ट में क्या होगा। जब मूल्यांकन में सततता होती है यानी निरंतर मूल्यांकन हो रहा है, तो इसका मतलब रिजल्ट्स भी तो निरंतर पता चल रहे हैं, बालक के ज्ञान का स्तर भी तो निरंतर पता चल रहा है। हमें ये पता चल रहा है कि बालक कहाँ पे स्टैंड कर रहा है। अगर कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो हम क्या करेंगे, उसी वक्त उसका निदान कर देंगे, समस्या है उसका समाधान कर देंगे। ऐसा तो नहीं कि लास्ट तक वेट करेंगे, साल के अंत तक, नहीं ना। तो जो परंपरागत मूल्यांकन प्रणाली है उससे ये सतत और व्यापक यानी CCE जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, या फिर बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बेस्ट है, बहुत ही इफेक्टिव है, बहुत ही प्रभावशाली है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट विशेषता इसकी ये है अधिगम कठिनाइयों का निदान। अधिगम कठिनाइयों का निदान व प्रभावी उपचार। ठीक है, तो जो अधिगम के अंतर्गत मैंने जैसे पहले ही बात बताई, एक ही चीज इन सब में आएगी। ठीक है, परंपरागत मूल्यांकन प्रणाली में क्या होता है कि हमें पूरा साल बच्चे की असेसमेंट या बच्चे का क्या स्तर है, उसका जो है उसको कितना समझ में आया है, उसने कितना अधिगम किया, ये समझ में नहीं आता, उसका पता हमें साल के अंत में चलता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, साथ साथ में मूल्यांकन होता रहता है, साथ साथ में रिजल्ट्स पता चलते रहते हैं, साथ साथ में हमें बच्चे की जो अधिगम है उसका स्तर पता चलता रहता है। तो अब ये पता चलने से जहां कहीं भी अधिगम में कठिनाइयां आ रही हैं, अब हम उनका क्या कर सकते हैं, निदान यानी पता लगा सकते हैं। निदानात्मक आंकलन में आपको पढ़ा चुकी हूँ, डायग्नोस्टिक असेसमेंट, आपको पता होगा निदान का मतलब क्या होता है। तो निदान का मतलब है पता लगाना। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, अधिगम कठिनाइयों का पता चल जाएगा कि
को बच्चे को अभी दोबारा बताना पड़ेगा बच्चे को कौन से टॉपिक समझ में नहीं आए हैं। तो यहाँ पे जब निदान हो जाएगा तो क्या कर सकते हैं, उपचार भी कर सकते हैं। उपचार मतलब जब पता चल गया रोग का कि ये रोग है तो क्या कर सकते हैं, इसको उपचार कर सकते हैं। तो अधिगम कठिनाइयों का निदान और फिर उनका प्रभावी उपचार भी करना इसकी एक विशेषता है। और इसका अगला बिंदु है छात्रों के साथ साथ शिक्षकों को भी प्रतिपुष्टि प्रदान करना। छात्रों के साथ साथ शिक्षकों को भी प्रतिपुष्टि प्रदान करना, ये भी इसकी एक विशेषता है। देख लीजिए इसके अंतर्गत, देखिए जैसे मैं आपकी टीचर हूँ, ठीक है, आप स्टूडेंट हैं, मैं आपको जो पढ़ा रही हूँ आपका निरंतर मूल्यांकन भी कर रही हूँ, तो इसका मतलब जो आपके रिजल्ट्स होंगे क्या वो मेरी टीचिंग के रिजल्ट्स नहीं होंगे? क्या मुझे भी इससे प्रतिपुष्टि फीडबैक नहीं मिलेगी? क्या मिलेगी ना। तो यहाँ पे क्या होगा, आपके साथ साथ आपका खुद का मूल्यांकन भी होता रहेगा, आपको भी प्रतिपुष्टि मिलती रहेगी, फीडबैक मिलता रहेगा और मुझे भी सारा साल फीडबैक मिलता रहेगा। अगर आपका अधिगम सही स्तर पर स्टैंड कर रहा है, अगर आप अच्छे से सीख रहे हैं, तो इसका मतलब मैं अच्छे से सिखा पा रही हूँ, इसलिए आप सीख पा रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब आपके अधिगम को जांचने से मेरे शिक्षण को भी मैं जांच लूंगी कि क्या मेरी टीचिंग सही है। तो इस तरह से इसकी विशेषता एक ये है कि छात्रों के साथ साथ शिक्षकों को भी प्रतिपुष्टि ये प्रदान करती है निरंतर रूप से, ठीक है। और इससे क्या फायदा हो सकता है? इससे ये फायदा है कि अगर रिजल्ट अच्छे नहीं आए आप लोगों के, तो मैं क्या कर सकती हूँ, अपने शिक्षण में, अपनी टीचिंग की जो प्लानिंग है उसमें भी तो बदलाव लेके आ सकती हूँ, ठीक है। तो मैं अपनी योजना में कोई ना कोई सुधार ले आऊंगी। और इस तरह से ये CCE की विशेषताएं हमने पढ़ी, ठीक है। और इसके बाद अभी ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है, अगली कक्षा में भी ये टॉपिक चलेगा। अभी बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट है, मैंने पहले ही बताया आपको। तो आज की कक्षा में CC के बारे में हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी जो कुछ भी इसके बारे में रह गया है वो हम पढ़ेंगे अगली कक्षा में। तो आप सभी ने घर पे रहना है, खुश रहना है, पढ़ते रहना है। गॉड ब्लेस यू।